तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स अपनी फैमिली को लेकर अपने घर वापस आ गया था, जिसके बाद वो अपने रिस्ट डिवाइस से कनेक्ट होकर मास्टर की एक स्टूडेंट डुओ ई से लड़ने लगता है, क्योंकि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। लेकिन मैक्स कुछ देर तक तो डुओ ई से बस पिटकर मरता रहता है। लेकिन एक वक्त आता है जब मैक्स डुओ ई का अटैक रोक पा रहा था, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सेकंड लेवल पर पहुंच गई थी। लेकिन ये भी काफी नहीं थी, इसलिए मैक्स फिर से अर्थ से बहुत ज्यादा ग्रेविटी में डुओ ई से लड़ने लग गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं, जो ट्रेनिंग के लिए फिर से डुओई के पास आ जाता है। तो डुओई अपने क्यूब को बटरफ्लाईज में बदलकर मैक्स पर अटैक करती है, जिसे देखकर मैक्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हेवनली शटल की शील्ड बनाकर अपने सामने रख लेता है। लेकिन वो बटरफ्लाईज मैक्स की शील्ड के साइड से निकल जाती है। तभी मैक्स को अपने कॉन्शियसनेस में अपने एनर्जी सोर्स के पास एक अजीब सी चीज महसूस होती है, लेकिन मैक्स को समझ नहीं आता कि वो क्या है। उसी वक्त डुओई मैक्स पर अटैक कर देती है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहता है। अब 1 साल बीत जाता है और हम बबाता को देखते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट के लिए स्पेयर पार्ट्स ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अब तक राइट मटेरियल नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से बबाता निराश हो जाती है और मैक्स की फाइट देखने लगती है। तभी बबाता मैक्स की बॉडी मूवमेंट को हैरानी से देखती है, क्योंकि उसे वो जानी पहचानी लग रही थी। इधर मैक्स अब अर्थ की ग्रेविटी से 3100 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी में डुओई से लड़ पा रहा था, जहां इसमें उसका साथ वो रटन क्लाउड भी दे रहा था। इधर बबाता और भी मटेरियल्स देखने लगती है, जहां वो उन्हें देखते हुए बोलती है कि मैक्स अब 210 टन तक के वेट को उठा सकता है, लेकिन अब भी उसे स्ट्रेंथ के लेवल 3 पर पहुंचना बाकी है। इस तरफ जब मैक्स डुओई से लड़ रहा था, तभी उसे अपने एनर्जी सोर्स में हलचल महसूस होती है। उसी वक्त डुओई मैक्स को पंच मारकर पीछे फेंक देती है, जिसकी वजह से मैक्स पीछे वाली दीवार पर जाकर गिरता है और बबाता से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू कहता है कि मेरे कॉन्शियसनेस में कुछ अजीब हो रहा है। इस पर बबाता मैक्स को बताती है कि वो मास्टर की बनाई हुई सोल सील है, जो मैंने तुम्हारे अंदर डाल दी थी, लेकिन अभी वो फ्यूजन स्टेज पर ही है, इसलिए तुम्हें थोड़े समय के लिए उसकी वजह से बहुत परेशानी होगी। इस तरफ मैक्स को सील की वजह से बहुत पेन हो रहा था, जिसे डुओई भी देख पा रही थी, लेकिन वो फिर भी अपना अटैक नहीं रोकती। इधर बबाता को अपने सॉफ्टवेयर्स में अलर्ट मैसेज मिलता है कि डुओई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। दूसरी तरफ डुओई मैक्स पर अटैक करके उसके हाथ पैर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पकड़ लेती है और धीरे धीरे मैक्स के पास आने लगती है, जिसकी वजह से मैक्स को ऐसा लग रहा था कि उसके एनर्जी सोर्स के पास एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बढ़ रहा है। तभी डुओई मैक्स के एनर्जी सोर्स को अपने ब्लैक होल में खींचने लगती है, क्योंकि वो मैक्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहती थी। इधर बबाता देखती है कि डुओई को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम अपने आप ही काम कर रहा है। ये देखकर बबाता उस प्रोग्राम को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बबाता डुओई के पास चली जाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सोल नहीं है, तो तुम इस एनर्जी को कहाँ स्टोर करोगी। लेकिन डुओई नहीं रुकती, तो बबाता उसका हाथ पकड़कर उसे दूर करने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि तुम ये सब बंद करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैक्स इससे सच में मर सकता है। पर डुओई बबाता की एक भी बात नहीं सुनती और मैक्स के कॉन्शियसनेस में जाकर उसे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। इधर मैक्स को ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे उसकी बॉडी से सारे इमोशंस और मेमोरीज गायब हो रही है। तभी उसे बबाता की आवाज आती है, जो उसका नाम पुकार रही थी। तो ये सुनकर मैक्स सोचता है कि वो इस तरह से मरकर अपने सालों की मेहनत वेस्ट नहीं कर सकता। तो अब ये सोचकर मैक्स अपने एनर्जी सोर्स को डुओई के ब्लैक होल में जाने से रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, जिसकी वजह से डुओई का ब्लैक होल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद बबाता के मास्टर की सील अपनी मैग्नेटिक फील्ड से मैक्स के एनर्जी सोर्स को फिर से ठीक कर देती है। इधर डुओई को भी एहसास हो गया था कि मैक्स की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तभी मैक्स की स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 3 पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण डुओई और बबाता दूर जाकर गिरते हैं। उसी वक्त मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से हवा में उड़ने लगता है। साथ ही अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जब ये सब डुओई देखती है तो उसे मैक्स में अपने मास्टर की छवि दिखती है। तभी हम डुओई का एक पास देखते हैं, जब वो बबाता के मास्टर से हार गई थी। जिसके बाद मास्टर डुओई से कहते हैं कि तुमने पावर के चक्कर में अपने लवर को मार दिया, अपने क्लैन को छोड़ दिया, तो तुम अब मेरे पास क्यों आई हो। इस पर डुओई मास्टर से बोलती है कि वो मास्टर की स्टूडेंट बनना चाहती है, क्योंकि आज तक वो मास्टर के अलावा किसी से भी नहीं हारी थी। तो अब मास्टर भी डुओई को एक कंडीशन पर अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। इधर मैक्स भी ये सब देख पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर अब मास्टर की सील थी।
तभी मैक्स अपने सामने मास्टर के बाकी 5 स्टूडेंट्स को कुछ करता हुआ देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उसी वक्त डुओई मैक्स के माइंड से कनेक्ट होकर उसे बताती है कि जब मास्टर मारे गए थे तब हमने उन्हें बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स मिलाकर एक हेक्साग्राम फॉर्मेशन बनाई थी, लेकिन फिर भी हम अपने मास्टर को बचाने में फेल हो गए थे। इसके बाद डुओई मैक्स से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया था, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत जी चुकी, पर जब भी मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी तो मुझे बहुत डर लगता है। ये सुनकर मैक्स डुओई से बोलता है कि मौत तो लाइफ का ही एक पार्ट है, एक ना एक दिन तो हर किसी को मरना ही है। इस पर डुओई कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम लाइफ के इस रूल को बदल सकते हो, लेकिन मेरे पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। आगे बबाता मैक्स को कांग्रेट्स बोलते हुए कहती है कि तुमने डुओई को हराकर अपने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया है। ये सुनकर मैक्स थोड़ा खुश हो जाता है। तभी डुओई बबाता को कहती है कि भले ही ये इमेजिनरी लाइफ है, पर मुझे इसमें जिंदा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब ये कहते हुए डुओई गायब हो जाती है, लेकिन वो जाने से पहले मैक्स से कहती है कि तुम मास्टर के नाम को कभी नीचे मत गिरने देना। अब डुओई के गायब हो जाने के बाद बबाता मैक्स से कहती है कि मुझे पूरा विश्वास था कि डुओई तुम्हें नहीं मार सकती है। ये सुनकर मैक्स कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि अगर मेरी स्पिरिचुअल पावर लेवल 3 पर नहीं पहुंचती तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। इसके बाद मैक्स बबाता को हेक्साग्राम वाली बात बताकर कहता है कि डुओई मास्टर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार थी। इस पर बबाता मैक्स से बोलती है कि वो तो होगा ही, क्योंकि हम मीटरॉइड स्टार के रहने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर मुझे भी तुम्हें स्पेस में ले जाने के लिए कुछ भी करना होगा तो मैं जरूर करूंगी। ये सुनकर मैक्स कहता है कि ठीक है, पर अगर तुमने अर्थ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। आगे हम एक अमेरिकन पोर्ट को देखते हैं जहां कई सारी शिप्स खड़ी थी और कई सारी शिप्स रिसोर्स लेकर आ रही थी। तभी उस पोर्ट पर एक बड़ी सी शिप एक मॉन्स्टर को लेकर आती है, जिसे देखकर वहां खड़े मो हेंडरसन पोर्ट कैप्टन से कहते हैं कि ये थर्ड बॉडी एक किंग लेवल मॉन्स्टर की है, जो हमें पिछले 3 महीनों में मिली है, पर क्या हमें इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। ये सुनकर वहां खड़ा एक ऑफिसर मो हेंडरसन को एक क्लिप दिखाता है, जिसमें एक लेजर बीम ने अमेरिका के कई ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो ऑफिसर मो हेंडरसन को बताता है कि उन प्लेन्स के अंदर वो मलबा था जो हम एंशिएंट रुइंस से लाए थे, लेकिन अचानक से एक लेजर बीम ने उन प्लेन्स को नीचे गिरा दिया। ऊपर से जब रेस्क्यू टीम जब उन प्लेन क्रैश के बाद वहां सर्च करने गई तो उन्हें अपने पावरफुल डिटेक्टर से भी उन प्लेन्स का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ये सुनकर मो हेंडरसन कहता है कि जरूर वहाँ कुछ तो हुआ होगा, इसलिए वहाँ एक और शिप के ग्रुप को भेजो। तभी पोर्ट कैप्टन हेंडरसन को बताता है कि थोड़ी देर में यहाँ वॉर गॉड पैलेस का कायता भी अपने शिप के ग्रुप को लेकर आने वाला है। इधर कुछ सोल्जर्स शिप से सामान उतार रहे थे। उसी वक्त सारे पोर्ट के लोगों को कुछ अजीब सी चीज महसूस होती है। तभी अचानक से आसमान पूरा काला हो जाता है और बहुत से बर्ड समुंदर की तरफ से आने लगते हैं। इस तरफ उस पोर्ट से थोड़ी दूर एक वॉर शिप को अपने करीब एक मॉन्स्टर आता हुआ दिखता है, तो वो शिप कैप्टन तुरंत ही उस मॉन्स्टर को देखने के लिए फाइटर जेट्स अपने शिप से रवाना करवा देता है। इधर मो हेंडरसन को भी ये पता चल गया था कि उनके आसपास एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ उन फाइटर जेट्स में बैठे पायलट्स को समझ नहीं आता कि वो किस तरह का मॉन्स्टर है। इधर मो हेंडरसन भी मॉन्स्टर की न्यूज कंफर्म होते ही उस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर्स दे देता है, जिसकी वजह से सभी सोल्जर्स वहां से सामान हटाने लगते हैं और लेजर लाइट्स तैयार होने लगती है। इधर उस शिप के कैप्टन को एक ऑफिसर बताता है कि एनर्जी स्केल पर पता नहीं चल रहा है कि ये किस लेवल का मॉन्स्टर है, क्योंकि इसकी पावर एनर्जी स्केल से भी ऊपर की है। ये सुनकर वो कैप्टन सोचता है कि कहीं ये कोई नया एम्पायर लेवल मॉन्स्टर तो नहीं। इधर उस पोर्ट से भी कई सारे फाइटर जेट्स और शिप्स उस मॉन्स्टर की तरफ भेज दी जाती है, पर वो मॉन्स्टर उन प्लेन्स को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर था जिसका एग आसमान से गिरा था और उसने कई सारी वेल्स फिशेस को मार दिया था। उसी वक्त वो मॉन्स्टर उस दूसरी वाली शिप को अपने हॉर्न की मदद से बीच में से कट कर देता है, जिसे देखकर मो हेंडरसन भी हैरान हो जाता है। अब वो मॉन्स्टर तेजी से सभी शिप्स को तबाह कर देता है और उस पोर्ट की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से सी का वाटर फ्लो चेंज होने लगता है और जगह जगह पानी भरने लगता है। इधर मो हेंडरसन उस मॉन्स्टर को देखने के लिए हवा में आता है, तभी वो मॉन्स्टर भी पानी के बाहर आ जाता है, जहाँ अब वो पहले से बहुत बड़ा हो गया था और मो हेंडरसन भी उसके सामने चींटी से भी छोटा लग रहा था। तभी वो मॉन्स्टर अपने विंग्स को फैलाकर जोर जोर से चीखने लगता है, तो मो हेंडरसन उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कायता भी उस मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपनी शिप्स को लेकर वहां पहुंच गया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।